जय हिंद स्टूडेंट्स। यदि आप कोई भी रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, चाहे भले वो 10th का हो, 12th का हो, या फिर 9th या 11th का हो, या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम जिसे कॉलेज का हो। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि महाभारत के अंदर पांडवों की सेना बहुत तुच्छ सी थी, परंतु कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी। फिर भी पांडवों की जो रणनीति थी उससे उन्होंने कौरवों को हरा दिया था। रामायण में भी ऐसा ही हुआ था। रावण की महाबली राक्षस सेना बहुत बड़ी थी, परंतु श्री राम की सेना छोटी वानर और तुच्छ मानव थे, जिनकी रणनीति से उन्होंने राक्षस की सेना को भी हरा दिया था। इस बात से समझ में आता है कि जिसकी रणनीति सही होती है ना, वो बड़े से बड़े युद्धों को लात मार सकता है, हरा सकता है, जीत सकता है। तो आपका भी ये युद्ध है, कोई भी एग्जाम हो, स्टूडेंट का युद्ध होता है एग्जाम से। एग्जाम के खोपड़ी में छेद करना उसका लक्ष्य होता है। तो यदि आपको भी किसी भी एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर मैं 5 टिप्स बताने वाला हूँ, 5 बातें बताने वाला हूँ। इन बातों को यदि आपने फॉलो कर ली तो किसी भी एग्जाम में जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उससे कहीं गुना मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद में आप खुद कमेंट में ये कह के जाओगी कि रियल में हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। शुरुआत करते हैं। पहली बात, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से क्या होता है कि आपने जो चीज पढ़ी है, याद की है, वो सारी डिलीट होने लगती है। इसीलिए यदि आपकी कोई तैयारी नहीं भी है, आपने कोई तैयारी नहीं की, फिर भी आपको नहीं घबराना है, क्योंकि एग्जाम तो आप ही को देना है, कोई दूसरा नहीं देने आएगा। आपके घबराने से नुकसान आपको ही है। दूसरी चीज, सभी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, सभी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। बहुत सारे टीचर होते हैं जो कहते हैं कि बेटा एक बार पूरे पेपर को पढ़ ले, उसके बाद जो प्रश्न आते हैं उनको कर लेना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यदि आपने सभी प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपके दिमाग में गोलमाल होके चटनी बन जाएगी। पहला प्रश्न पढ़ा नहीं आ रहा है, दूसरा प्रश्न पढ़ा आ रहा है, अगर आपने उसको नहीं किया और तीसरा प्रश्न पढ़ लिया तो दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर मिल जाएगा और चटनी बन जाएगी। तब आपको तो वो दोनों भी प्रश्न कंफ्यूजन में डाल देंगे और आप उतना नहीं लिख पाओगे जितना लिखना चाहिए। शुरू के प्रश्न होते हैं, आपको यदि जो आ रहे हैं उनको कर लीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, क्योंकि एक साथ तो आप सभी प्रश्नों का आंसर नहीं लिख सकते हैं ना। तीसरी बात तीसरी बात यह है कि आपको किसी से देखना नहीं है। जब तक नहीं देखना है जब तक आपके दिमाग में मेमोरी स्टोरेज है। तीसरी चीज गलती ये करते हैं कि यदि मान लो कोई टीचर बाहर निकला, एग्जामिनर बाहर निकला और थोड़ा सा मौका मिल गया भैया को देखने का, किसी पड़ोसी भैया को बोलते हैं भैया इस प्रश्न का आंसर बता दे, भैया तो वहां बता देगा, परंतु आपके दिमाग की मेमोरी का जो ढक्कन है ना वो हो जाएगा लॉक, और उसके बाद में आपने जितने भी प्रश्न याद किए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके दिमाग से निकलना बंद हो जाएंगे। और ऐसा ये रियल है। इसीलिए जब तक आपके दिमाग में जितने आंसर है उनको कीजिए, उसके बाद में आप किसी से पूछते हैं तो पूछिए, वो भी लास्ट समय में। चौथी बात, यदि कोई लास्ट में मौका मिलता है तो एक दो प्रश्न किसी से पूछ लीजिए। इसमें शर्माने या घबराने की बात नहीं है, यदि मौका मिलता है तो। नहीं तो आप एग्जाम के बाद बाहर निकलोगे और फिर पछताओगे कि शायद ये प्रश्न मैं किसी से पूछ लिया होता तो मेरा सही हो जाता। लास्ट बात, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि रिटन एग्जाम में आपके प्रश्न लिखने से कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। इसीलिए कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कुछ भी लिखो, लास्ट टाइम तक लिखो और पूरा समय यूज कीजिए, क्योंकि वो समय आपका पूरे साल का कितना पढ़ा है, कितना आपने दिमाग में ग्रहण किया है, उनको प्रदर्शित करने का होता है। तो पूरा समय एग्जाम देने में गुजारिए, क्योंकि यही चीज होती है, यही वो गलतियां हैं जो स्टूडेंट सबसे पहले कर लेता है।
इन गलतियों को यदि आप नहीं करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको लिखने में, आपके नंबर में बहुत ही बढ़ोतरी होगी, ये मेरी गारंटी है। और लास्ट, अब है मुख्य मेन बात। ऐसी ही कॉपी आती होगी आपके पास और इस कॉपी में आप किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रश्न देखा आंसर लिख दिया, प्रश्न देखा आंसर लिख दिया। यदि आपको बहुत कुछ आता है ना, फिर भी यदि आपने इस लेखन में सुधार नहीं किया तो एग्जामिनर का दिमाग होगा खराब और फिर आपके नंबर आएंगे बहुत कम। इसीलिए एग्जाम में क्या गलतियां करते हैं, क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं, 3-4 प्रश्नों के मैं इसमें आंसर आपको देना सिखाऊंगा। अब चलते हैं इसको एग्जाम की कॉपी में, देखते हैं कि किस प्रकार से हमको आंसर करने हैं। चलो देखते हैं पेपर में। ये आपको दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की आपके एग्जाम में कॉपी आती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस कॉपी में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर दूंगा। इन आंसर को आप वहाँ पर यदि रिटन टेस्ट एग्जाम करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, इसी प्रकार से आंसर करते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा है कि कोशिका के शक्ति ग्रह का नाम बताइए। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, यदि आपके पेपर क्वेश्चन पेपर आता है वैसे भी तो मैंने यहाँ लिखा है तो इस लाइन को आप खाली छोड़ दीजिए। यदि आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पर पहली लाइन में ये लाइन छोड़ दीजिए और इस पहली लाइन में आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या लगानी है। उसके बाद सेकेंड लाइन में लगाना है उत्तर, क्या लगाना है, उत्तर संख्या या आंसर, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ से करना शुरू करना है। कोशिका के शक्ति ग्रह का क्या नाम है, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोशिका के शक्ति ग्रह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप यदि एक तो ऐसे लिख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया, पर ये आपका आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से सही नहीं होगा, एग्जामिनर इसको देखकर थोड़ा इम्प्रेस नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना है, कोशिका के शक्ति ग्रह का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। इस प्रकार से यदि आप आंसर देते हो, जिस प्रकार से मैंने पूरी लाइन में आंसर लिखा है, इतना सा लिखने में आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको यहाँ पर पूरा से पूरा नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखने का जो तरीका है ना बहुत ही सही है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके नीचे आप थोड़ी सी अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर। यदि आपसे कोई परिभाषा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन वाला, तो आपको उस प्रकार कैसे करोगे। देखो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको प्रश्न लिखना है, इसके बाद यदि आपकी ये पहली लाइन खाली छोड़नी है आपको, उसके बाद यहाँ पर लिखना था आपको अगला प्रश्न, है ना। परंतु मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया, इसीलिए इस जगह पर लिखा है। तो ऐसे ही लिखा आपने प्रश्न और इस लाइन को पूरी खाली छोड़ देनी है। उसके बाद आपको लिखना है आंसर या उत्तर। यहाँ पर ये लिख कर आपको परिभाषा वाले क्वेश्चन का कैसे आंसर देना। आप यहाँ पर परिभाषा बता रहे हो, परिभाषा किसकी बता रहे हो, कोशिका की परिभाषा लिखिए, यानी कोशिका की परिभाषा बता रहे हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले कोशिका, क्या लिखना है, कोशिका। यहाँ कोशिका लिखने के बाद ये सिंबल लगाना है और यहाँ पर आपको ये जगह क्या करना है, खाली छोड़नी है, ठीक है। इसके आगे से लिखोगे यानी जीव की, यानी ये देखो इस प्रकार से कोशिका लिखा यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर जीवों की या शरीर की क्रियात्मक व रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखो इसके बाद पहली लाइन पूरी हुई, उसके बाद जो सेकंड लाइन आई है उसको मैंने इसके नीचे पूरी लाइन देखो खाली छोड़ दी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ मेरे को पता चल जाएगा और इसके नीचे मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। अंडरलाइन करता हूँ तो एग्जामिनर को अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ पर कोशिका की परिभाषा लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको आंसर में थोड़ा नंबर सही देगा, वो एग्जामिनर पूरे नंबर देगा आपको। इस प्रकार से परिभाषा वाले प्रश्नों को करना है कि यहाँ पर जिसकी भी परिभाषा लिख रहे हो, या चाहे किसी की हो, संयुग्मन की, चाहे यौगिक की, तत्व की, किसी की भी लिख रहे हो, आपको क्या करना है, उसको लिख कर, टॉपिक को लिखकर उसके आगे सिंबल लगाकर फिर लिखना परिभाषा और इसके नीचे वाली जगह ये खाली छोड़ देनी है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन एक और करके देखते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है,
ठोस व द्रव पदार्थों के में अंतर लिखिए। यहाँ पर अंतर वाला प्रश्न भी पूछा गया है, तो मैंने ये प्रश्न भी लिया है। इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, और गलतियाँ ये करते हैं कि वो सीधा ही यहाँ पर उत्तर संख्या लिखकर उत्तर लिख दिया, और क्या करते हैं, इसके बाद सीधा यहाँ पर टेबल बनाने लग जाते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है, जितने नंबर देना चाहता है एग्जामिनर उतने नंबर नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका ये आंसर लिखने का तरीका सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो लिखना है, देखो मैंने ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन आप हर एक जो अंतर होता है ना उसमें लिख सकते हो। जैसे ठोस द्रव में पूछा तो ठोस व द्रव में निम्न अंतर हैं, ये लिखने के बाद ये सिंबल लगा देते हैं। अब देखो कि आपका जो आंसर है ना कितना अट्रैक्टिव और बहुत बढ़िया होगा। ये लाइन छोड़ दीजिए, अब बनाइए आप इसके लिए टेबल। इस प्रकार से आप टेबल ड्रॉ कीजिए, और ये जो टेबल है ना इस प्रकार से आपको ड्रॉ करनी है। देखो दो प्रकार से कभी भी अंतर को लिखते हो ना तो इसी प्रकार टेबल बनाकर लिखना है। कभी भी अंतर को बिना टेबल के नहीं लिखना है, क्योंकि बिना टेबल के यदि आप अंतर लिखते हो तो आपका जो जितने नंबर वो देना चाहता है एग्जामिनर उतने नंबर नहीं दे पाएगा। यहाँ पर मैं एक दो अंतर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने अंतर लिख दिया है। क्या करना है आपको, इस प्रकार से टेबल बनानी है। एक अंतर को इधर लिखना है, एक जो पदार्थ है उसको इधर लिखना है। किसी में भी अंतर पूछा जाता है दोनों को अलग अलग लिखना है। फिर यहाँ पर क्रम संख्या दे देनी है कि मैंने कितना अंतर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो ये लाइन है इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद आपको यहाँ लिखना फर्स्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये वाला पहले आना चाहिए परंतु सेकंड में लिख दिया, क्योंकि ये इसकी परिभाषा बनाता है। तो इसको यदि पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आपको इस प्रकार से अंतर लिखना है। ये लाइन यदि यहाँ खाली बच छूट जाती है तो इतनी खाली छोड़ने के बाद दूसरे जो अंतर है, दूसरे अंतर को यहाँ से ही शुरू करें, ना कि आपको लाइन छोड़नी है। क्योंकि यहाँ पर आप लाइन छोड़ते हो तो फिर आपका अंतर बहुत लंबा खिंच जाएगा, और आपका जो आंसर होगा वो रोंग यानी बहुत ही भद्दा सा नजर आएगा। यहाँ पर एक शब्द भी आया है फिर भी ये इसके सीध में ही होना चाहिए। इधर सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इधर भी इसी लाइन से ही शुरू होना चाहिए। यदि मान लो थर्ड पॉइंट इस लाइन से यहाँ पे शुरू हो सकता है, लेकिन इसका पॉइंट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको थर्ड पॉइंट यहाँ से शुरू करना है। ये लाइन फिर खाली छूट सकती है, फिर इधर का भी यहाँ से शुरू होगा। तो अंतर वाले जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार से आपको करने हैं। अगला एक टाइप पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है कि चित्र बनाइए, नामांकित चित्र और उसका वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनसे आप पूरे से पूरे नंबर ले सकते हो। तो कैसे लेंगे, यहाँ पर आप उत्तर लिख ही दोगे, आंसर लिख ही दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन ये होगी कि जैसे ये क्वेश्चन है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। यानी पुष्प लिखा आपने, पुष्प, देखो सबसे पहले आपको पुष्प का नामांकित चित्र इस प्रकार से लिखकर यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको पुष्प का चित्र दिया हुआ है आपको क्या करना है, उस पुष्प का आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर आप जब डायग्राम ड्रॉ कर दोगे पूरा, इस डायग्राम को पूरी तरह से आपको यहाँ पर जितने भी पार्ट है इसके नाम लिखने हैं, और सबसे नीचे लिख देना है पुष्प का नामांकित चित्र। उसके बाद आप जब इसका वर्णन करते हो तो भी आपको आसानी होगी, क्योंकि इसके जितने भी अंग है, इसके पार्ट है, उसको देख देख कर आप वर्णन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक करना है और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। यदि आपको भी एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के लिए बातें नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, और जितने अच्छे नंबर चाहिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें दिमाग से तो कुछ चीज़ें रणनीति से जीती जा सकती है, इसीलिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि किसी का भी एग्ज़ाम कमज़ोर नहीं हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।